सभी शिक्षकों और बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस कक्षा में हम विज्ञान पढ़ेंगे और विषय वस्तु है हमारा घर्षण, जो कक्षा 8वीं का है। मेरा परिचय है प्रिया साहू, शिक्षक LB, और मेरी संस्था है शासकीय पूर्व माध्यमिक बालक शाला भरनी, और मैं सकरी संकुल से हूँ। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे सामान्य अवधारणा, घर्षण के प्रकार, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, घर्षण के लाभ और हानि, घर्षण को बढ़ाने और घटाने के विभिन्न तरीके, तरल घर्षण क्या है, और कुछ अभ्यास प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो सामान्य अवधारणा में सबसे पहले हम समझते हैं कि घर्षण क्या है। तो हम इसकी परिभाषा से ही शुरू करते हैं। वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण कहते हैं। इसकी परिभाषा सबसे पहले हम समझ लें कि वस्तु की गति का विरोध करने वाले बल को हम घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल को समझने के लिए हम अपने दैनिक जीवन का उदाहरण लेंगे। जब हम साइकिल या अन्य वाहन चलाते हैं की गति को धीमा करने के लिए या साइकिल को रोकने के लिए ब्रेक लगाते हैं। और चित्र में हम देख रहे हैं कि एक लकड़ी का गत्ता मेज पे रखा हुआ है और उसको हम सरका रहे हैं बल लगाकर। तो वो गत्ता कुछ दूर गति करता है और रुक जाता है। तो ये गत्ता जो गति कर रहा है उसके रोकने के लिए, गति को रोकने के लिए उस पर कोई बल लग रहा है, और वह बल जो है उस गति का विरोध करता है। इसे ही हम घर्षण बल कहते हैं। हम चित्र में देख रहे हैं बेटा, जब खिसकाते हैं हम गत्ते को तो कुछ दूर वो जाता है, उसके पश्चात वो रुक जाता है। तो गति का, उस गत्ते की गति का विरोध करता है, संपर्क में जो होता है उसको हम घर्षण बल कहते हैं। और दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि हम ब्रेक लगाकर साइकिल को रोक देते हैं। इसमें बाह्य बल कार्य करता है, और देख सकते हैं कि ब्रेक लगाने से घर्षण बल कार्य करने लगता है और हमारी चलती हुई साइकिल और जो भी वाहन है वो रुक जाती है। तो इसे हम और एक अन्य उदाहरण से समझ सकते हैं। जब वस्तु किसी अन्य पृष्ठ की वस्तु पर गति करती है तब घर्षण बल कार्य करता है, चाहे हम उस पर बाह्य बल लगाएं या ना लगाएं। जैसे हमने साइकिल पे बाह्य बल लगाया था ब्रेक दबाने के लिए, तो घर्षण बल बाह्य बल लगाएं या ना लगाएं, गति की दिशा के विपरीत होती है। चित्र में हम समझेंगे, हम देख रहे हैं कि बैगनी रंग का एक गुटका हमें दिखाई दे रहा है और सतह जो है वो ग्रीन कलर, हरे रंग की दिखाई दे रही है। तो उसको सरकाने के लिए हम बल लगा रहे हैं। दाईं ओर से हम बल लगा रहे हैं और वो गति कर रहा है आगे दाईं ओर। तो जो घर्षण बल लग रहा है वो बाईं ओर लग रहा है। माने घर्षण बल हमेशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगता है। कोई दूसरी वस्तु लेते हैं, है ना, यदि उसको हम बाईं ओर से बल लगाते हैं तो वो घर्षण बल बाईं ओर लगता है। तो इसको हम बॉल के उदाहरण से भी समझ सकते हैं। दिख रहा है एरो में कि बॉल को हम किक मारते हैं जैसे लेफ्ट साइड से, तो घर्षण बल हमेशा राइट साइड से कार्य करता है। घर्षण हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं। चित्र में आप देखकर समझ जाएंगे, है ना, घर्षण नहीं लिखा हुआ है, फ्रिक्शन लिखा हुआ है। तो इन दो उदाहरणों से हम समझ सकते हैं कि घर्षण बल जो है वो वस्तु की गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यदि वस्तु पूर्व दिशा की ओर होगी तो घर्षण बल पश्चिम दिशा की ओर लगेगा। विपरीत दिशा जहां हो रही है, वस्तु की गति जिस भी दिशा में हो रही है, जिस भी डायरेक्शन में हो रही है, उसके विपरीत जो बल कार्य करेगा वो घर्षण बल है, और सदैव गति के विपरीत ही कार्य करता है। विरोधी बल एक तरह से हम इसको
विरोधी बल कह सकते हैं। तो घर्षण को हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि घर्षण बल संपर्क में आने वाली दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होता है। अब हम पढ़ेंगे घर्षण के प्रकार। तो घर्षण के दो प्रकार पर हम अभी चर्चा करेंगे। पहला प्रकार है, आगे कक्षा में पढ़ोगे, वो दो भागों और गतिक घर्षण के दो प्रकार हो गए, सर्पी घर्षण और लोटनी घर्षण। घर्षण के प्रकार का आलेख आप लोग देखकर इसे आसानी से समझ सकते हो। 2 मिनट, प्रिया मैडम 2 मिनट रुकेंगे, है ना। ये कमल कौशिक जी प्लीज अपने आप को म्यूट करिए। मैं बार बार आपको म्यूट कर रहा हूँ, आप अनम्यूट करके बात कर रहे हैं। कमल कौशिक जी। और दूसरा ये कौशिक खिमन साहू, हिमांशु कौशिक। ये कमल कौशिक कौन है? प्लीज अपने आप को म्यूट करें। प्रिया मैडम स्टार्ट करें। रामायण साहू जी कौन है? वो अपने आप को म्यूट करें। हाँ, मैं रामनारायण साहू, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला पाली। प्लीज आप म्यूट करें सर, है ना, आवाज। जी 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 सर, म्यूट करके थोड़ा सा रहें क्लास के दौरान, और जब प्रश्न उत्तर का समय आएगा तो जरूर बात करेंगे सर। ठीक है साहू सर, प्लीज थोड़ा म्यूट कर लेंगे। ओके सर, ठीक है जी। प्रिया मैडम, हाँ आगे बढ़ें जी। मैंने आपको जी कि स्थैतिक घर्षण क्या होता है। तो अब हम जान गए हैं घर्षण के प्रकार। घर्षण के दो प्रकार होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिक घर्षण। और गतिक घर्षण के भी दो प्रकार आरेख में हम देख रहे हैं, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। इसकी चर्चा आगे हम विस्तार पूर्वक करेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्थैतिक घर्षण क्या है। तो स्थैतिक घर्षण चित्र में हम देख रहे हैं कि एक सोफा रखा हुआ है, और यदि हम उसे गति प्रदान करते हैं या सरकाने की कोशिश करते हैं, बाह्य बल लगाते हैं, तब भी बाह्य बल लगाने पर भी वस्तु स्थिर ही रहती है, खसकती नहीं, गति नहीं करती। तो सोफे और संपर्क तल के मध्य एक बल कार्य करता है, उसे हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण कार्य। स्थैतिक घर्षण हम बल भी लगा रहे हैं, तब भी वस्तु में किसी भी प्रकार की गति नहीं हो रही है। दो तलों के मध्य स्थैतिक घर्षण कार्य करता है। और दूसरा है गतिक घर्षण। तो चित्र में हम देख रहे हैं बेटा कि एक बच्चा जो है वो बाटी खेल रहा है। तो जितनी बाटियां अभी हैं वो स्थिर है, स्थैतिक अवस्था में है, और जैसे हम दूसरी बाटी की सहायता से बल लगाएंगे, वो करेगी, अपना स्थान परिवर्तित करेगी। तो जब गति करेगी बाटी, तब संपर्क तल और वस्तु के मध्य जो बल कार्य करेगा उसे हम गतिक घर्षण कहेंगे। तो गतिक घर्षण सामान्य तरीके से समझते हैं, सिंपल तरीके से, कि इसमें वस्तु गति करती है बाह्य बल लगाने से,
और स्थैतिक घर्षण, बाह्य बल लगाने से वस्तु जो है वो स्थिर ही रहती है, गति नहीं कर पाती। आगे हम देखते हैं कि सर्पी घर्षण क्या होता है। जब कोई वस्तु किसी सतह पर सरकती है तो दोनों तलों के मध्य लगने वाला घर्षण बल सर्पी घर्षण कहलाता है। चित्रानुसार आप देखेंगे कि एक मेज रखा हुआ है और मेज के ऊपर एक बॉक्स रखा हुआ है और बॉक्स को हम क्या कर रहे हैं, सरकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बॉक्स लुढ़क के नहीं जाएगा, वो सरकेगा बाह्य बल लगाने से। तो सरकने से दोनों तलों के मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं। सर्पी घर्षण जो है, जैसे और एक बॉक्स इसमें रख देंगे तो सर्पी घर्षण का मान जो है वो बढ़ जाएगा। भार बढ़ने से घर्षण का भी मान बढ़ जाता है। तो सर्पी घर्षण में वस्तु केवल क्या होती है, सरकती है। बाह्य बल देकर हम वस्तु को सरकाते हैं और जब सरकती हुई वस्तु को हम देखेंगे तो वस्तु और जो तल है उसके मध्य जो बल कार्य करता है उसे हम सर्पी घर्षण कहते हैं। तो सीधे साफ एकदम सिंपल शब्दों में सरकने में लगने वाला जो बल है उसे हम क्या कहेंगे, सर्पी घर्षण बल कहेंगे। आगे हम गतिक घर्षण के दूसरे प्रकार में पढ़ेंगे, लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण, जब कोई वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है ना, जब वस्तु लुढ़केगी तो दोनों सतहों पर जो घर्षण बल कार्य करता है उसे हम लोटनिक घर्षण कहते हैं। जब वस्तु लुढ़कती है तो जल्दी ज्यादा दूरी तय कर लेती है ना, और जो घर्षण बल है वो कम लगता है। तो लोटनिक घर्षण में कम घर्षण होता है और सर्पी घर्षण में अधिक घर्षण होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। पहला चित्र हम देख रहे हैं कि एक लकड़ी रखा हुआ है, इसको हम सरकाएंगे यदि दोनों तरफ बांध के सर्पी घर्षण की तरह तो बहुत ज्यादा घर्षण होगा, पर इसको यदि हम लुढ़का के ले जाएंगे तो ये आसानी से चला जाएगा। तो ये लुढ़कते हुए गति करेगा, तो हम इसको कहेंगे लोटनिक घर्षण। और दूसरा जो चित्र है वो है, बच्चा को देखो ट्रॉली लेके चल रहा है ना। ट्रॉली में नीचे देखेंगे तो पहिया लगा हुआ है, रोलर लगा हुआ है ना। तो रोलर की मदद से ये ट्रॉली आसानी से खींच जा रही है, आसानी से खींच ले रहा है। तो रोलर क्या होता है, पहिया जो है वो लोटनिक घर्षण कर रहा है। तो पहिया जो है वो घर्षण को कम कर देता है, आसानी से वस्तु जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पहिए की मदद से हम ले जा सकते हैं। तो घर्षण को कम करने में पहिया बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। आगे हम पढ़ेंगे घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक में मुख्य कारक है पृष्ठीय प्रकृति, कि पृष्ठ जो है वो किस प्रकृति का है, चिकना है, खुरदुरा है, कम खुरदुरा है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि एक बहुत सारी पुस्तकें हैं और एक लकड़ी का पटिया है और उसके बुक और पुस्तकों और पटिये की सहायता से हम आनत तल बना दिए हैं, है ना, और मेज पे रख दिए। तो हम मेज की सतह कैसी होती है हम जानते हैं, एकदम चिकनी होती है। तो पेंसिल को जब हम आनत तल से लुढ़काते हैं तो पेंसिल बहुत ज्यादा अधिकतम दूरी तय करती है। चित्र में आप देख सकते हो पेंसिल ज्यादा दूर तक चली गई मेज के चिकने फर्श में। और दूसरा जो चित्र है उसमें हम मेज के ऊपर एक रेगमल पेपर बिछा दिए हैं या सिंपल कपड़ा भी हम बिछा सकते हैं। तो ये जो कपड़ा है वो मेज के सतह से थोड़ा ज्यादा खुरदुरा है, मेज की सतह की तरह ये कपड़ा चिकना नहीं है। तब हम क्या करते हैं, इस स्थिति में यदि हम पेंसिल को
लुढ़काएंगे आनत तल से, तो ये जितना दूरी मेज के चिकनी सतह पर किया है पेंसिल, उतना दूरी तय इस जगह पर नहीं कर पाता, क्योंकि यहाँ पर जो पृष्ठ है वो अनियमित है, अधिक ज्यादा अनियमित है। इसी कारण पेंसिल ज्यादा दूरी तय नहीं कर पाता। तो हम इससे स्पष्ट करते हैं कि जिस पृष्ठ की प्रकृति चिकनी होती है उनमें बहुत कम अनियमितता होती है और घर्षण कम होता है। जब घर्षण कम होता है तो हम ज्यादा दूर तक जाते हैं। जैसे हम देखते हैं ना कभी कभी कि बहुत चिकनी फर्श है, टाइल्स है, और थोड़ा बहुत पानी वानी पड़ जाता है, चिकना हो जाता है वो बहुत जगह, तो फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं हम लोग। या फिर हम देखते हैं बारिश के मौसम में सड़क जो है चिकनी हो जाती है, वहां का बालू वालू पूरा हट जाता है, तो कैसे पहिया स्लिप कर जाता है, तो वहां घर्षण बल कम हो जाता है। दूसरा जो है उदाहरण, उसमें प्रकृति जो है वो खुरदुरी होती है, उसमें अनियमितताएं अधिक होती है, इसलिए घर्षण बल भी अधिक लगता है, और घर्षण बल अधिक लगने के चलते वस्तु जो है कम दूरी तय कर पाती है। अब जैसे हम सिंपल सड़क पे, जो सड़क है उस पे हम साइकिल आसानी से चला लेते हैं, और यदि हम उस सड़क पे रेत बिछा दें और साइकिल चलाएं या गाड़ी चलाएं तो हमारी साइकिल या गाड़ी जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएगी और हम ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे, रुक जाएंगे। तो सतह पे निर्भर करता है घर्षण, तो सतह जो है वो प्रभावित करता है घर्षण को। तो घर्षण जो है वो हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। तो घर्षण के सबसे पहले हम लाभ के बिंदुओं को पढ़ते हैं। हमारे जीवन के विभिन्न क्रियाकलाप जो होते हैं वो घर्षण के द्वारा ही पूरे होते हैं। जैसे हम चल रहे हैं, यदि घर्षण बल नहीं लगेगा तो हम नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे। और जो उदाहरण है सड़क पर वाहनों का चलना, पेन या पेंसिल की सहायता से कॉपी में लिख पाते हैं, ब्लैक बोर्ड में चौक की सहायता से हम लिख पाते हैं, वस्तुएं जो गतिशील हो रही हैं या दीवार में हम कील ठोक पाते हैं। तो ये सारे उदाहरण जो है घर्षण के द्वारा ही संभव हैं। 2 उदाहरणों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि सड़क पर वाहनों का चलना जो है वो घर्षण के कारण ही संभव है। तो घर्षण नहीं होगा तो ये सारे जो क्रियाकलाप हैं हम नहीं कर पाएंगे। माचिस की तीली का जलना एक दिया हुआ है, इसको तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं हम लोग कि माचिस की तीली को जब हम जलाते हैं तो सबसे पहले माचिस की तीली को घसते हैं ना सतह पर, और माचिस का डिब्बा का वो सतह जो है थोड़ा खुरदुरा होता है, एकदम चिकना तो नहीं होता है। तो माचिस की तीली का जलना भी घर्षण से ही संभव होता है। हमारे आसपास जितनी भी सतह होती है उनमें थोड़ी ना थोड़ी अनियमितताएं होती ही हैं, चाहे वो टाइल्स ही क्यों ना हो। भले हम उसको पूरी तरह चिकना देखते हैं, पर यदि हम सूक्ष्मदर्शी से उसका अवलोकन करेंगे तो उसमें सूक्ष्म मात्रा में अनियमितताएं पाई जाएगी। तो हम इन उदाहरणों को समझ गए हैं कि हमारे दैनिक क्रियाकलाप जो हैं वो घर्षण के द्वारा ही संभव है। घर्षण हमारे लिए अत्यंत लाभदायक है। मैम, घर्षण के लाभदायक प्रभाव हम देख लिए हैं, तो इसके कुछ हानिकारक प्रभाव भी होते हैं। जैसे कि घर्षण के चलते हम चल पा रहे हैं। जब हम चलते हैं तो हमारे जूते जो होते हैं उसके सोल, चप्पल जो है घर्षण की वजह से होता है। गुड मॉर्निंग। पहला बिंदु दिया हुआ है कि वस्तुओं का घिस जाना। साइकिल चलाते हैं घर्षण के चलते, या कोई भी वाहन चलाते हैं तो घर्षण की वजह से उसके टायर जो हैं वो घिस जाते हैं, तो हमारे जूते नुकसान हो जाते हैं ना, जूते खराब हो जाते हैं, टायर खराब हो जाते हैं, घर्षण की वजह से उनको बदलना पड़ता है। और है कि घर्षण जो है वो
अत्यधिक घर्षण यदि होता है तो हमारे जो मशीनें हैं उनको क्षति पहुंचती है, उसके कुछ पुर्जे जो है वो खराब हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं बेटा, घर्षण से उत्पन्न ऊर्जा, ऊर्जा के स्थान पे आप लोग उष्मा भी बोल सकते हो, उष्मा से अत्यधिक ऊर्जा नष्ट होती है। जैसे हम अपने हाथ हथेलियों को घिसते हैं, रगड़ते हैं, तो उष्मा उत्पन्न होती है कि नहीं, और हमारी ऊर्जा भी लगती है इस क्रिया में। तो घर्षण से उष्मा उत्पन्न होती है और अत्यधिक ऊर्जा भी हमारी नष्ट होती है। तो घर्षण के कुछ बिंदु लाभदायक हैं और कुछ बिंदु हानिकारक हैं। घर्षण कम होता है तो हमें नुकसान होता है, तो उन्हें हम विभिन्न तरीकों के माध्यम से बढ़ाते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे घर्षण को बढ़ाने के तरीके। घर्षण को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम चित्र में देख रहे हैं कि जूते का जो सोल है वो एकदम खांचेदार बनाया गया है, ताकि पकड़ जो है सतह से अच्छी रहे, घर्षण जो है वो बढ़े और हम फिसल के गिर ना जाएं। दूसरा चित्र में हम देख रहे हैं साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक आदि के पहिए जो होते हैं वो भी खांचेदार होते हैं, इसी वजह से कि उनकी पकड़ सतह से अच्छी रहे, सड़क पर फिसले ना वो चीज, गाड़ी इत्यादि। तो ये खांचेदार बनाए जाते हैं। स्वचालित वाहन होता है या साइकिल, साइकिल आप लोग तो बहुत चलाते हो, तो साइकिल का ब्रेक जो होता है उसमें पैड लगा होता है, वो भी रबर का होता है। इस तरह की उसकी संरचना है, हम लोग देख रहे हैं कि वो भी खांचेदार है, रबर का बना हुआ है, खांचेदार है, और ब्रेक लगा लगा के ये जो ब्रेक लगाते हैं तो ये पैड जो है वो घिस जाता है, हमें सुरक्षित रखता है ये, और इसे हम परिवर्तित करते हैं समय समय पे। तो घर्षण बढ़ाने के लिए एक बढ़िया अच्छा उदाहरण है, कबड्डी खेलते हैं, जिम्नास्ट खेलते हैं। तो कबड्डी खेलते हैं तो कबड्डी का खिलाड़ी क्या करता है, अपने हाथों में घर्षण बढ़ाने के लिए मिट्टी मल लेता है, या फिर कोई भी जो सूखा पदार्थ है वो मल लेते हैं। उससे पकड़ अच्छी बनती है और सुविधाजनक तरीके से हम लोग अपना खेल पूर्ण कर लेते हैं। तो ये सारे चीजें जो है वो घर्षण बढ़ाने के तरीके हैं, और घर्षण बढ़ाकर हम अपने कार्यों को आसानी से पूर्ण कर पाते हैं। जिस तरह घर्षण से लाभ है और हानि है, तो हमको घर्षण को घटाने के कुछ तरीकों को भी जानना होगा। तो घर्षण को घटाने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे हैं। विभिन्न परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि हमें घर्षण को घटाने के विभिन्न उपायों को ढूंढना पड़ता है। तो सबसे पहला है, कैरम बोर्ड खेलते समय पाउडर छिड़कते हैं। यदि हम पाउडर नहीं छिड़कते हैं तो गोटियां जो है वो लकड़ी की, जो कैरम लकड़ी का बना होता है, लकड़ी की सतह पर अच्छे से फिसलती नहीं है। तो घर्षण को कम करने के लिए, है ना, हम क्या कर देते हैं, उस पे पाउडर छिड़क देते हैं। पाउडर छिड़कते हैं तो बड़े आसानी से, बहुत अच्छे से गोटियां जो है वो स्लिप करती हैं, हम अच्छे से खेल पाते हैं। दूसरा उदाहरण पॉइंट है, दरवाजों के कब्जों में तेल की बूंदें डालना। हमारे आसपास जो दरवाजे होते हैं, कभी कभी उनमें आवाजें आती हैं, खोलते हैं या बंद करते हैं तो एक अलग तरह की आवाज आती है जो बहुत ही इरिटेट करती है। तो वो आवाज ना आए, इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, उसमें तेल की कुछ बूंदें डाल देते हैं। जब तेल की बूंदें डालते हैं तो वो जो घर्षण होता है वो घट जाता है और आवाज जो है वो नहीं आती है। सिलाई की मशीन होती है ना, या फिर साइकिल का जो भाग दिख रहा है उसमें भी हम तेल लगाते हैं, तेल डालते हैं और उसे आसानी से चले, ऐसा करने, घर्षण को कम करने के ऐसे उपाय ढूंढते हैं। कुछ मशीनें ऐसे होती हैं जिनमें हम तेल नहीं डालते हैं, ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस है, स्नेहक है ना, ग्रीस को हम स्नेहक कहेंगे, ग्रेफाइट है। तो घर्षण कम करने के लिए जो भी पदार्थ हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसे हम स्नेहक कहते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे
थे कि घर्षण जो है दो सतहों के मध्य कार्य करता है, दो संपर्क सतहों के मध्य। तो अभी जितने भी हमने संपर्क सतह देखे हैं वो ठोस के थे। अब हम ये भी जानेंगे कि तरल घर्षण क्या होता है। तो विज्ञान में तरल का अर्थ होता है गैस और द्रव। गैस मतलब हवा और द्रव पानी, ठीक है। तो वायु तथा द्रव अपने में से होकर जाने वाली वस्तु पर भी एक बल लगाती है, उसे ही हम तरल घर्षण कहते हैं। जैसे कि तरल घर्षण को हम क्या बोल सकते हैं, तरल द्वारा जो बल लगाया जाता है उसे हम कर्षण कहते हैं, ठीक है। जब कोई वस्तु वायु में जा रही होती है तो वायु भी और वस्तु भी दोनों की संपर्क सतह जो होती है उस पर एक बल कार्य करता है, उसे हम तरल घर्षण कहते हैं। और उसका एक पर्यायवाची भी है कर्षण। तो कर्षण या तरल घर्षण जो है वो वस्तु की आकृति पर निर्भर करता है और बाकी चीजों पर भी निर्भर करता है, पर हम मुख्य अभी आकृति, वस्तु की आकृति पर चर्चा करेंगे। तो पहले चित्र में हम देख रहे हैं एक हवाई जहाज। हवाई जहाज कहाँ उड़ेगा, ठोस में तो नहीं उड़ पाएगा, है ना। तो हवाई जहाज हवा में उड़ रहा है, हवा गैस है। तो गैस जो है, हवा जो है, वायु एरोप्लेन हवाई जहाज की सतह पर एक बल लगाती है, ठीक है। ठोस में भी बल लगता है वस्तु के गति के चलते, और गैस में भी वस्तु की गति के चलते बल लगता है। यही तरल घर्षण है। और दूसरे चित्र में हम देख रहे हैं कि जल में शिप जो है वो चल रही है। तो दो सतह हो गए, एक तो वस्तु की सतह हो गई और एक सतह हो गई तरल की सतह। तो जब जो शिप है गति करती है तो इन दोनों सतहों के मध्य में एक बल कार्य करता है, इसे ही तरल घर्षण कहते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि तरल घर्षण में जो वस्तुएं यूज की गई है उनकी आकृति एक अलग तरीके बनी हुई है। जैसे कि मछली की आकृति, मछली हवा में, मछली पानी में कैसे तैरता है, तो मछली की आकृति कैसे रहती, शिप की तरह होती है ना, सामने से थोड़ी नुकीली, ठीक है। और हवाई जहाज की आकृति हो गई या चिड़िया की आकृति हो गई, ये थोड़ी मिलती जुलती रहती है, ताकि इन आकृतियों की जो बनावट है ऐसी बनाई जाती है कि हवा में या तरल में ये आसानी से गति कर सके। तो तरल घर्षण को हम क्या कहते हैं, कर्षण कहते हैं। और ये वस्तु की आकृति पर निर्भर करती है और तरल की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। कुछ अभ्यास प्रश्न को हम करेंगे, थोड़ा सा अभ्यास प्रश्न है जिसको हम सही गलत में उत्तर देंगे। चाहे तो आप लोग इसको जो गलत हो उसको सुधार के भी बता सकते हो, ठीक है। क्या सही है क्या गलत है इसको आप लोग बताइएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है, कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने पर घर्षण कम हो जाता है, सही है या गलत है ये? सही है मैम। सही है मैम। तो सही है, इसको सही है, इसको सुधारने की कोई जरूरत नहीं। दूसरा प्रश्न है कि खुरदुरा बनाने पर घर्षण किसी पृष्ठ को खुरदुरा जब हम बनाएंगे नहीं करेगा। सही है। सही है, बताओ। सही है। सही है।
सही है। तीसरा प्रश्न है, घर्षण वस्तु के गति का विरोध करता है। सही। सही। घर्षण जो है वो वस्तु की गति चौथा प्रश्न है, स्नेहक का प्रयोग नहीं किया जाता है। गलत है। गलत गलत है ना। मशीनों में हमेशा स्नेहक का प्रयोग किया जाता है ना। पांचवा प्रश्न है, लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। बताओ, लोटनी घर्षण जो है उसमें वस्तु लुढ़कती है, सर्पी घर्षण लोटनी, बताओ। सही है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है। ये इसको सही है। गलत है ये। लोटनी घर्षण है ना, अधिक नहीं होता है। सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो प्रश्न है वो गलत आएगा, है ना। लोटनी घर्षण का मान जो होता है वो सर्पी घर्षण से कम होता है। गलत आएगा इसका उत्तर। यस मैम। छठवा बढ़ते हैं हम लोग। घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। सही। राइट। सही उत्तर दिए हैं आप लोग अभ्यास प्रश्न का। क्या मेरे स्कूल से कुछ बच्चे जुड़ पाए हैं सर? पूछेंगे। भरनी से कुछ बच्चे जुड़ पाए हैं क्या? आज बहुत ही अच्छी संख्या में 57 बच्चे लगातार जुड़े हैं। बहुत ही बेहतर संख्या में हैं और आप ही अपने बच्चों से बात कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे हैं, बहुत अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं। आप बात करें और यदि ये बच्चे अपना नंबर ग्रुप में दे देते हैं तो एक अलग ग्रुप जो विज्ञान का बन रहा है, तो आप उनको मेरा नंबर भी दे दें और अपना नंबर भी दे दें। ठीक है, तो वो ग्रुप में बन जाएगा। ठीक है जी। प्रिया मैडम आप बात करिए जी। बच्चे, क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हो? आवाज आप लोगों को आ रही है? यस मैम। नंबर मेरा सबसे पहले मेरा नंबर आप लोग नोट कर लो। 961 961 961 7 7 4 0 509। ये नंबर आपकी स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप इसको नोट कर सकते हैं
और हमारा नंबर जो नोट है वो कर सकते हैं, नीचे उसको लिख रहे हैं 98930 917 16। ये प्रिया साहू मैडम का नंबर है, ये 9617440509। और ये हमारा नंबर है नितेश सिंगरौल का 9893091716। जी आगे बढ़े प्रिया मैडम। जी सर, क्या हमारे संस्था से कोई बच्चा जुड़ पाया है भरनी से? सर ये हो सकता है कि उनको ऑपरेट कर जुड़ भी गए होंगे तो ऑपरेट करने में कुछ प्रॉब्लम होगी, तो इस वजह से अभी बोल नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि बहुत बच्चों की इच्छा थी कि वो आज काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, वो जुड़े होंगे अवश्य। जवाब दीजिए बच्चे लोग, कैसी लगी क्लास? लोगों को ये पार्ट समझ आया बेटा? अच्छी लगी सर। क्या कर रहे गाड़ी का सेल्फी ले रहे? अनम्यूट करके आप लोग जवाब दे सकते हैं। रामेश्वर साहू सर, बहुत बढ़िया, आपके साथ बच्चा बैठा है। बिल्कुल सर। मैं सभी को म्यूट किया हूँ। आप में से जो बात करना चाहे वो अकेले, रामेश्वर सर आपके साथ जो बच्चे बैठे हैं उनसे बात कराएं। महावीर देवांगन जी के यहाँ से कोई बच्चे बैठते हैं? अच्छी रही क्लास? कैसी लगी क्लास आप लोगों को बच्चों? प्रिया साहू मैडम, अनम्यूट होके बात करिए। जी काफी इफेक्टिव क्लास रही मैडम, वो भी ले लें। हिमेश कैसी रही क्लास? बिल्कुल। अशोक जायसवाल कैसी रही क्लास बेटा? सभी लोग अनम्यूट होंगे, म्यूट होंगे, इस वजह से थोड़ा सा आवाज इतनी परेशान करती है। प्रिया मैडम आप अनम्यूट होके सभी लोगों के एक बार धन्यवाद कह दें, बहुत अच्छी क्लास रही। जी बोलिए बेटा। ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े सभी शिक्षकों और बच्चों को मैं धन्यवाद करती हूँ, और आगे भी जितनी भी कक्षाएं होती हैं जिस भी विषय की, वो जुड़े और ज्ञान प्राप्त करें। और सिंगरौल सर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि वो सभी का सहयोग कर रहे हैं और बच्चों तक अध्ययन के सारे सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। बिल्कुल सभी का धन्यवाद। सभी का धन्यवाद। सब लोग एक बार अपना वीडियो ऑन करके कम से कम दिखा दे कौन कौन जुड़ा है, जितने भी जुड़े हैं। मैडम आप भी। अरे यार मत हंसाओ, इतना देर से एक लाइन खींची यार, नहीं निकल रहा है ढंग से। और हो सके तो प्रिया मैडम सबसे एक स्क्रीन ले लें, एक स्क्रीनशॉट ले लें प्रिया मैडम। मोबाइल से यदि ले रहे हैं तो लवकांत एंड प्रिया मैडम एक स्क्रीनशॉट लेके रख लें प्लीज। जी
सभी का बहुत धन्यवाद। 5:30 बजे इंग्लिश की क्लास में मिलेंगे। बहुत ही अच्छा व्यवस्थित ज्ञान दिया प्रिया मैडम आपने। बहुत तरीके से, बहुत व्यवस्थित तरीके से पूरे पाठ को पढ़ाया है। और आज के सुबह के मेरे ख्याल से क्विज वाले प्रोग्राम में भी आप में से अधिकांश लोग जुड़े होंगे। प्रिया मैडम, आपको जुड़ने का अवसर मिला क्या? सॉरी सर, इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं नहीं जुड़ पाई। ओके, चलेगा। लवकांत, अगली बार मैं जरूर जुड़ूंगी। जरूर। आज बहुत उत्साहजनक रहे कि लगभग 147 पार्टिसिपेंट्स जुड़े थे पूरे क्विज प्रोग्राम में। हिमेश, आप नहीं जुड़ पाए थे? वो जुड़ा था सर, लेकिन वो नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, तो अगले संडे हम फिर से एक बार जुड़ेंगे क्विज प्रोग्राम में। अगले संडे फिर से विज्ञान, इंग्लिश, गणित और हिंदी का क्विज प्रोग्राम होगा, जिसमें थोड़ी बहुत इनाम की कुछ राशि भी होती है। इनाम अलग विषय है, लेकिन जो लीडर बोर्ड में, आज लीडर बोर्ड में भूमिका साहू हमारे यहाँ से एक में फर्स्ट आई है, दूसरे में बालोद जिले से एक देवांगन, हाँ, सुनंदा देवांगन है। सुनंदा देवांगन फर्स्ट आई है हिंदी और गणित में। और तीसरा हारित जी एक हैं, वो एक बच्चे हैं, वो विज्ञान की क्लास में फर्स्ट आए हैं। तो मेरे को लगता है कि हमारे यहाँ से भी लगातार बच्चे जुड़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। सब बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब सभी टीचर्स टीचर भी जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल जुड़े हुए हैं, काफी लोग जुड़े हुए हैं। और कुछ बच्चे जो लगातार जुड़ते हैं, लक्की रजक, हिमेश कौशिक, भूमिका साहू, रोशनी यादव, अमन कौशिक। हेलो सर। जी बोले। शिवम, ये ऐसे बच्चे हैं जो लगातार जुड़ते हैं। हाँ बेटा बोलिए, किसी कुछ बोलना है? ये इतनी क्लास अटेंड करते हैं कि इनका नाम याद हो गया है, इसलिए हम हमेशा इनको देखते हैं इस क्लास में। आप सभी बच्चे भी जो जुड़ पा रहे हैं, उन सभी का बहुत स्वागत। बेटा ओम प्रकाश कौशिक जी दिख रहे हैं, है ना? तो ये सारे बच्चों का बहुत स्वागत है। हाँ बेटा बोलिए। अशोक जायसवाल, बोलिए बेटा। सर अगले संडे भी होगा। हाँ, अगले संडे भी क्विज होगा, और हो सकता है संडे के पहले भी शुक्रवार को एक क्विज छोटा किसी एक सब्जेक्ट पे होगा, यदि लवकांत बोलेंगे तो। लवकांत या प्रिया मैडम दोनों विज्ञान पढ़ाने वाले हैं, तो उनके और उनकी ओर से यदि कोई इनाम होना चाहिए। हाँ, इनाम की घोषणा भी होगी तो हम देखेंगे उसको। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा, बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी बच्चों का धन्यवाद। फिर आगामी क्लास में मिलते हैं बच्चों। बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू।